फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 लास्ट वीडियो में हमारा कट हो गया था सर्वर के इशू से, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसके पहले का नहीं देखें तो आप उस प्रीवियस पार्ट 2 का थंबनेल में देख के आप वहाँ से देख सकते हैं, सेम थंबनेल है। ओके, तो थोड़ा इशू आ गया था, इस वजह से हमारा बीच में वीडियो कट हो गया है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट white light is dispersed into 7 color component by a prism. Why do we get these color? हमको ये कलर क्यों मिलते हैं? Different color of light bend through a different angle. ये देखिए, इस तरह से ये जो रीजन है कि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, फिर उसके बाद इंडिगो बेंड हो रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है? मैक्सिमम वी क्यों मैक्सिमम बेंड ये हो रहा है, ठीक। मिनिमम रेड बेंड हो रहा है, इंडिगो, फिर वायलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो। क्यों? क्योंकि एंगल, इसके पीछे रीजन क्या है? एंगल हमारा कौन सा? एंगल ए। एंगल ए ही की वजह से हमारे ये जो कलर्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम बेंड हो रहे हैं। ओके, different angle with respect to incident ray as they passes through a prism. The red light bends at least, ये दे इसको अंडरलाइन करिए, रेड लाइट सबसे कम और वायलेट मोस्ट। मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे ही बता दिया थी, वायलेट, ब्लू, ग्रीन ये सब ज़्यादा बेंड होते हैं, डिस्पर्स ज़्यादा होते हैं। रेड लाइट और पिंक ये सब हमारे जो हैं कम होते हैं। रीजन भी बता दिया था आपको, तो वही चीज़ लिखा हो। दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर डेट वी सी इन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट यूज द ग्लास प्रिज्म। आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि ग्लास प्रिज्म सबसे पहले किसने यूज किया था? न्यूटन ने। टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। ये वाला कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट, ये वाला प्रिज्म है। ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। ये देखिए, एक प्रिज्म को इन्होंने सीधा रखा है, एक को इन्वर्टेड किया, फिर व्हाइट लाइट को इन्होंने पास करा दिया। अब व्हाइट लाइट को पास किया तो न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया बेंडिंग का। एज सोन इस फिगर, दिस अलाउड ऑल कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ग्लास स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू अ सेकेंड प्रिज्म। ही फाउंड बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड टू सेकेंड प्रिज्म। दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन आइडिया सनलाइट मेड अप ऑफ 7 लाइट। इसको आप हाईलाइट करिए कि 7 लाइट कलर, सनलाइट में 7 लाइट कलर्स होते हैं। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। बस हो गया आपका 1 मार्क्स एमसीक्यू तैयार हो गया। एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड एज अ व्हाइट लाइट। यहाँ पे कौन सा? रिफर्ड एज अ व्हाइट लाइट। कोई भी स्पेक्ट्रम में अगर सनलाइट कलर हो रहा है तो हम उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। अगर वो स्पेक्ट्रम में सिमिलर कलर देना है, कितने? 7 कलर, तो हम उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। व्हाइट लाइट मीन्स 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इतना ध्यान दीजिए व्हाइट लाइट की डिफिनीशन। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट 101% आपके एग्जाम में आएगा। इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, रेनबो। और ये डायग्राम इसको पूरा लर्न कर लीजिए। ये रेनबो का डायग्राम मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पहले से। ओके, रेनबो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। अभी मैं बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन। पहला रीजन ये है, ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। तो जब वाटर जो के ड्रॉपलेट होते हैं, जब बारिश होती है, वाटर किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ड्रॉप के फॉर्म में होता है। तो उसमें जो है सनलाइट पास होता है, तो वही जो सनलाइट वाटर के अंदर क्या होता है? डिस्पर्स हो जाता है, मतलब 7 कलर दिखने लगते हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। और रेनबो कहाँ पे होता है? सपोज जैसे सन यहाँ पे है निकला हुआ है, तो रेनबो उसके अपोजिट में है। ये यहाँ पे रेनबो, मतलब सन ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में है, सन नॉर्थ में तो रेनबो साउथ में। ये आपका केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे सन है तो रेनबो का हमारा फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पे रेनबो है तो सन की पोजीशन क्या होगी। अभी मैं इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ। वेट, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। अब यही जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं स्फेरिकल, जो रेन वाटर के, ये एज अ प्रिज्म वर्क करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स, मतलब यहाँ पे
रेनबो में कौन सी कंडीशन हो रही है? दो कंडीशन लग रही, एक रिफ्रैक्शन की और एक डिस्पर्जन की। इन द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट रेन ड्रॉप। ड्यू टू दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इस पॉइंट को आप मार्क करिए। क्या रीजन है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीच the observer's eye. You can also rainbow on a sunny day when you look the sky through waterfall or through water fountain with the sun behind you. अब देखिए ये डायग्राम आप फ्रेंड्स समझिए, ये सनलाइट है, ये हमारा रेन ड्रॉप है, सनलाइट एज अ इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है। ओके, तो ये क्या है? रेयरर मीडियर है, और ये क्या है? रेन ड्रॉप हमारा डेंसर मीडियम है। जब ये इंसिडेंट रे डेंसर में गया तो क्या हुआ? बेंड हो गया। बेंड हुआ कि नहीं? जब ये बेंड हो गया, ये देखिए बेंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट के यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब ये एंगल अगर बीच से हम अगर नॉर्मल ड्रा कर दें तो I=R होगा। फिर जब रिफ्लेक्शन होगा तो आके यहाँ पे टकराएगा। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे था, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये देखिए अंदर वाटर के रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे रेयर से डेंसर रिफ्लेक्टेड हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। फिर जब अंदर में रिफ्लेक्शन से फिर हमारा रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। देखिए डेंसर से रेयरर में, ये देखिए डेंसर से रेयरर में रे। तो समझ में आ गया? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और रेनबो का आएगा तो आप ये डायग्राम 100% बनाइएगा। पहले रिफ्लेक्शन करवाइएगा, फिर रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्शन करवा दीजिएगा, फिर उसके बाद फिर से एक बार और रिफ्लेक्शन करवा दीजिएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, और इसको रिफ्लेक्शन, और ये जो कलर 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, डिस्पर्जन हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट रेनबो में हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कॉन्सेप्ट हर जगह क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही लग रहा है, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व अपैरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू टर्बन स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव फायर और रेडिएटर। यस, आप लोग ये ऑब्जर्व किए होंगे। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जनरल सी बात है यार, जो हॉट एयर होती वो ज़्यादा जल्दी से ऊपर चली जाती है, और जो कूल एयर होती नीचे डेंस रहती। कूल एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इस वजह से वो नीचे रहती है, और हॉट एयर बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पार्टिकल उसके दूर दूर रहते हैं और रैंडमली मूव कर जाती है। द हॉटर एयर इज लाइटर, यस, क्योंकि लेस डेंस, मैंने बता दिया, देन द कूलर एयर। कूलर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड हैज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है किसके कंपैरिजन में? कूल एयर की। मतलब कूल एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर है कूल एयर, और हॉट एयर क्या है? रेयरर है। तो कूल एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, और हॉट एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। फिजिकली कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ हॉट एयर फ्लक्चुएट। मतलब कोई भी पोजीशन, जैसे स्टार है, ये हम स्टार को देख रहे हैं यहाँ से, तो हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के हमारा क्या हो रहा है? नीचे ज़्यादा है, क्योंकि एयर क्या है? कूल है, और ऊपर हॉट एयर है, तो यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है। तो जैसे हम लोग अब ये एग्जांपल किससे रिलेट करेंगे? जैसे ये ग्लास में क्या है? वाटर है, इसमें हमने कॉइन डाल दिया, लाइट वाले चैप्टर में पढ़े थे, और ये कॉइन हमारा ऊपर दिखाई देगा, मतलब अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई देगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रेयरर से डेंसर में देख रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हम लोग ये देखिए डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं, तो हमारा पोजीशन स्टार का ओरिजिनल पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। दिस वेवरिंग दस अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। ऑन स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमिना
ऑन एज मच इस लार्ज स्केल। इसीलिए हम लोग को स्टार रात में हम लोग देखते हैं, या हम लोग को ओरिजिनल पोजीशन पे स्टार नहीं दिखाई देते हैं और थोड़ा मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये सब सीधे आपके क्वेश्चन बनेंगे, हर टॉपिक से बनेंगे। एनसीईआरटी के जितने टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। सीधा पहले आपको ये लाइन लिखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अभी हमने बता दिया कैसे होता है, रेयरर और डेंसर का मीडियम की वजह से। ओके, द स्टार लाइट इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो स्टार भी एज अ सन होता है कि नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस वजह से स्टार हमको छोटा दिखाई देता है। तो जो स्टार की लाइट होती है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। अंडर गोज रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूसली बिलो इट्स रीचेज द अर्थ। यस, डेंसर से रेयरर में आ रहा है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर इन मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम जब हमारा चेंज होता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, सिंपल सी बात है, बेंड करेगा किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। यही रीजन है, ये भी आप रीजन को लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबाउट द इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू नियर द होरिजन। कैसे, जैसे हम ग्लास में पानी है और उसमें हम कॉइन डाल दे रहे हैं तो क्या है, ऊपर दिखाई देता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखाए। उसी तरह हमको स्टार दिखाई देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेम कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का है। जो हम ग्लास में हम लोग सिक्का डाल दें या कहीं भी पॉइंट में, जैसे हरिद्वार में गंगा जी में पानी में सिक्का डाल दें गंगा जी के पानी में, तो सिक्का हमको क्या, कॉइन ऊपर दिखाई देता है। उसी तरह हमको स्टार भी वही सेम फिनोमिना। Further, the apparent position of star is not stationary but keeps changing slightly since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के, आपको पता होने चाहिए। As was the case in the previous paragraph, since the star are very distant, they approximate point size surface of source of light। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए बहुत छोटे दिखाई, मतलब सन से भी ज़्यादा इसकी डिस्टेंस है। As the path of ray of light coming from star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and amount of starlight entering the eye flicker. The stars sometimes appear brighter and sometimes other fainter, which is the twinkling effect। तो फिर अब क्वेश्चन बनता है, why don't the planet twinkle? ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है, आप अंडरलाइन करिए। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अर्थ, बहुत हमारे अर्थ के क्लोज है, और स्टार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। द सीन एक्सटेंडेड सो if you consider a planet as a collection of large number of point size source of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point size source will average out to zero, thereby nullifying twinkling effect। इस वजह से ये हमारा रीज़न है, हमारे जो प्लैनेट है बहुत पास में है होरिजन के, अर्थ के हमारे, इस वजह से हमको क्या होता है, हमको ये जो प्लैनेट है हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, और स्टार हमारे काफ़ी ज़्यादा, मतलब सन से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इस वजह से मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका चेंज होता रहता है और अपेरेंट पोजीशन भी दिखाई देता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखाई देता है। इस वजह से हमको स्टार हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं और प्लैनेट हमको चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो बुक में दिया वो मैंने अंडरलाइन किया है, और जहाँ मैंने स्टार और अंडरलाइन करवाया आप उसको ज़रूर अंडरलाइन करिए। अब क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, मतलब सनराइज जल्दी होता है, सनसेट होने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि सन विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, मतलब सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और जब सनसेट होता है तो एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद में होता है। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सीधा सीधा एक लाइन का आंसर, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ऊपर हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग द होरिजन ऑफ सन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए,
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अगर ये क्वेश्चन आएगा आप प्लीज़ ये डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एग्जाम में एग्जामिनर 3 घंटे आप लिखते हैं, आपकी कॉपी को 15 मिनट में चेक करता है, 20 मिनट में 30 पेज को। तो सोचिए क्या वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है? नहीं, वो आपके टॉपिक और प्रेजेंटेशन और डायग्राम को देख के नंबर देता है, और वो चाहता है नंबर देना। बोर्ड एग्ज़ाम एकेडमिक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन में नंबर कटते हैं और यहाँ पे नंबर दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट का अच्छा परफॉर्मेंस दिखे कि बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। ओके, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किधर है। सो द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू होरिजन। ये देखिए, ये होरिजन है हमारा, ये ऑब्जर्वर, ये आप समझिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे सन है और हमको दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमारा स्टार, सन भी तो क्या है? एक स्टार ही तो है, बस ये हमारे पास में, इस वजह से इसकी साइज़ बड़ी दिख रही है। अगर यही दूर होता तो बहुत छोटा दिखाई देता। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। अब ये आपके MCQ में भी आ सकता है। द अपेरेंट फ्लैटिंग ऑफ सन डिस्क सनराइज सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। तो कौन सा फिनोमिना? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं क्या होता है। इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्ट्रल फिनोमिना इन नेचर। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, रीडिंग ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट आर सम वंडरफुल फिनोमिना वी आर फैमिलियर विथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, कोलाइडल वगैरह का कॉन्सेप्ट, टिंडर, वो क्या नाम है, टिंडल इफेक्ट वगैरह। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन, 1 मिनट। द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन, आई होप आप लोग को पता होगा कि ट्रू सोल्यूशन में हमारी लाइट विजिबल नहीं होती है। It path become visible through colloidal solution where the size of particles relatively larger। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल के साइज होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, जब हम उससे लाइट पास करते हैं तो हमारी लाइट दिखाई देती है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में से जब हम लाइट को पास करते हैं तो हमारी लाइट विजुअल नहीं होती है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में MCQ में आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं फ्रेंड? टिंडल इफेक्ट, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खत्म। तो ये 2 टॉपिक हम फ्रेंड्स आज ही क्लियर कर देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट। हेट्रोजीनियस मतलब नंबर ऑफ अलग अलग पार्टिकल का मिक्सचर, और होमोजीनियस सेम टाइप के। ओके, जैसे हेट्रोजीनियस क्या हो गया? हेट्रोजीनियस में जैसे हमने ग्लास में क्या डाल दिया? बालू डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, चीनी डाल दिया। ओके, और होमोजीनियस में जैसे सिर्फ हम चीनी ही डाल रहे हैं और कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वो होमोजीनियस हो गया सोल्यूशन। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर स्मोक हो गया, उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हो गया, उसमें कई सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं। तो ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, यहाँ से देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच अ फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इससे जब लाइट पास होती है तो क्या होती है? लाइट विजिबल होती है। लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड diffusely by these particles. Okay, the phenomena of scattering of light by colloidal particle give rise to Tyndall effect which you have studied in class 9. Tyndall effect आप पढ़ चुके हैं। इसका रीजन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है? विबग्योर, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे के लेक्चर में। मतलब सबसे ज़्यादा स्कैटर क्या होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इसी वजह से किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? एंगल ए, प्रिज्म के। इसी वजह से हमारा स्काई क्या होता है? ब्लू दिखाई देता है। ओके, दिस फिनोमेना सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। हाँ, ये आप अपने घर में देख सकते हैं कि घर में क्या थोड़ा सा अंधेरा है और उसके दीवार पे छोटा सा होल है, तो जब सुबह सुबह होता है तो उसमें से एकदम पैरेलल स्मोक है। ऐसे सन रे क्या होती है?
रूम में आता है और एकदम स्ट्रेट आता है तो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं ऐसे जिग जैग मूवमेंट में। अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स पार्टिकल विजिबल। तो ये जो पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ये विप्योर, ये जो कलर हैं क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब फैलते हैं तो वही पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं, उस पर लाइट पड़ रही ना। यही होता है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई उस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती, तभी तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व, सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी डेंस फॉरेस्ट में। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन मिस्ट स्कैटर लाइट। कहाँ कहाँ हो सकता है ये टिंडल इफेक्ट, आपको दे दिया है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का आ सकता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, आप 4-5 रीडिंग करने के बाद अच्छे मार्क्स लाना तो ऑल इन वन जो बुक होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट आपकी कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। ओके, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटरिंग मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। लार्ज पार्टिकल है तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे, फाइन पार्टिकल हैं तो ब्लू लाइट हमारा स्कैटर्ड होगा। जैसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है हमारा, मैक्सिमम वेवलेंथ हमारा किसका होता है, रेड का। इसीलिए हम रेड को एज अ क्या, खतरे का सिग्नल बोलते हैं, डेंजर जोन। इसीलिए ट्रैफिक पर कहीं वैसी जगह रेड कलर यूज करते हैं, ट्रेन की जगह पे सिग्नल में। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स लार्ज इनफ द स्कैटर लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर यही स्कैटरिंग, ये जो साइज पार्टिकल की जो साइज है अगर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो हमारी जो लाइट है वो पूरा वाइट दिखाई देगी, वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा। ओके, तो फाइन पार्टिकल जब रहेंगे तब हमको ये जो हमारी वाइट लाइट है स्कैटर्ड वे में दिखाई देगी। अब ये क्वेश्चन आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% आएगा। ये 200 नंबर का क्वेश्चन है। वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। हमेशा आता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है सीबीएसई का। बस इसको पढ़ लेते हैं, चैप्टर खत्म। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो फाइन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो जो लाइट, विजिबल लाइट के वेवलेंथ से छोटे होते हैं। ओके, और ये चीज़ ध्यान दिए, जो विब्ग्योर होता है, विब्ग्योर में रेड से हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और वायलेट का हमारा मिनिमम वेवलेंथ होता है। ये चीज़ नोटिस अपने बुक में लिख लीजिए। दीज आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ किसका है, मिनिमम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का। ये सब पूरे कैसे हैं, ब्लूइश तो हैं, तो इसी वजह से ये सब स्कैटर्ड मैक्सिमम होते हैं। जब मैक्सिमम ये स्कैटर्ड होंगे तो हमारा जो स्काई है कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। और जो ग्रीन और येलो, वो ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर कम स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए हमारा स्काई रेड नहीं दिखाई देता है, इसके वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। Then the blue end and light of the longer wavelength than the red end. The red light has wavelength about 1.8 times greater than the blue light. बता चुका हूँ। Thus when sunlight pass through the atmosphere, the fine particles in air scattered the blue color. शॉर्टर वेवलेंथ है, मोर स्ट्रांगली देन रेड। इसीलिए हम लोग रेड को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसीलिए रेड कलर हम मैक्सिमम जगह एज अ डेंजर जोन में रेड कलर यूज करते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर आवर आई, द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर इस एटमॉस्फेयर ना होता, ये भी एक रीज़न है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो पार्टिकल्स ना होते, फाइन पार्टिकल डस्ट ना होते, तो हमको कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना दिखाई जाए। स्कैटरिंग के लिए हमको डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जरूरी हैं, फाइन पार्टिकल्स। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क। तो हमको स्काई कैसे दिखाई देती, डार्क दिखाई देती। ये भी आपका 200 नंबर का 200 रुपये का क्वेश्चन है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो स्काई हमको डार्क दिखाई देता। क्यों, क्योंकि नॉट एनी स्कैटरिंग।
द स्काई अपीयर डार्क, पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, स्काई स्कैटिंग इज नॉट प्रोमिनेंट सच दैट। मतलब आप बहुत हाई हाइट से देखेंगे, एल्टीट्यूड से देखेंगे, आपको स्काई क्या दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं रहता। एटमॉस्फेयर की भी तो एक मिनिमम हाइट है ना, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे एटमॉस्फेरिक चैप्टर में, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर नहीं पढ़े होंगे तो आप ज्योग्राफी पढ़ी है, तब आपको समझ में आएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट रेड इन कलर, देखो मैं पहले ही बता दी, द रेड इज लीस्ट स्कैटर बाय फॉग और स्मॉग, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। तो ये बहुत 200 का नहीं 500 नंबर का क्वेश्चन है ये टॉपिक। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरह को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंडों में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं साइंस का, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, 90+ % आए, मेरी यही होप है आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।